नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा चल रही थी पिछली वाली क्लास में नाटकों के बारे में, तो नाटक के बारे में जो हमारी चर्चा चल रही थी उसमें नाटक के सामान्य परिचय के अकॉर्डिंग हमने नाटक क्या होता है, नाटक की परिभाषा क्या है, नाटक के तत्व कौन से हैं, इन सब के बारे में क्या कर ली थी, पिछली कक्षा में चर्चा हो गई थी। अब नेक्स्ट आप आगे चर्चा करेंगे नाटक के बारे में। तो किसके बारे में करेंगे? नाटक की विशेषताएं। तो नाटक के जो तत्व थे आपके कथा वस्तु, मंच नेता, देश काल, संकलन त्रय, सारा सब कुछ जो भी था उसकी हमने क्या कर ली, पिछली कक्षाओं में चर्चा कर ली। और जो भी उसके सामान्य विशेषताएं और जैसे उसका परिभाषा हो गई, नाटक से क्या तात्पर्य हैं, कितने इसके अंक होते हैं, सबके बारे में हमने क्या कर ली, चर्चा कर ली। क्योंकि नाटक जो आपके कोणार्क नाटक जुड़ा हुआ है सिलेबस में, कौन सा? कोणार्क, यानी कोणार्क नाटक आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ है। तो उस नाटक को हम पढ़ने से पहले, यानी जो नाटक हम पूरे विस्तार से अध्ययन करेंगे उससे पहले हमें क्या करना है, नाटक के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए, जिससे फिर अगर हम मूल नाटक को पढ़ेंगे तो नाटक आपको आसानी से या अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले हमें क्या करना है, नाटक के जो सामान्य विशेषताएं या सामान्य जो भी बातें हैं उनके बारे में चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब नाटक की किसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो भी पहले वाली क्लासों में जो भी बातें हुई उनके अलावा अब जो बात करेंगे आज हमें वो किसकी करेंगे, नाटक की विशेषताएं। यानी जो नाटक है, तो नाटक लिखा गया है तो नाटक की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यानी एक सफल नाटक की कौन कौन सी विशेषताएं होती है उनके बारे में आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो इसको जो भी ये विशेषताएं आपके सामने, इसको ऐसे कैसे आपको क्या कॉपी में नोट्स बना लेना है, यानी कॉपी में नोट कर लो आप। और जैसे ही मैं आपको समझाती हूँ चलो एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से क्या करना है, समझते हुए चलना है, ध्यान से सुनना। अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको ध्यान से माइंड को एक जगह स्थिर रख करके और समझते हुए क्या करना है, एक एक पॉइंट को चलना है। तो फिर आपको एग्जाम में क्या नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी। तो फर्स्ट बिंदु की चर्चा करते हैं हम नाटक की विशेषताओं के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट बिंदु कौन सा आपका, समय का बंधन। कौन सा? समय का बंधन, यानी इसमें समय का क्या रहता है, नाटक में बंधन रहता है। अब समय का बंधन कैसे रहेगा ये बताओ आप मेरे को, कैसे रहेगा नाटक? जैसे मान लो कोई नाटक है तो उसमें समय का बंधन कैसे रहेगा? समय का बंधन रहता है इसमें, जैसे मान लो कोई नाटक है, नाटक में 3 अंक से ज़्यादा होते हैं नहीं, और 1 अंक की अवधि 48 मिनट से ज़्यादा नहीं होती, तो समय का बंधन हो गया। यानी कम से कम कितनी मिनट होनी चाहिए, 48 मिनट होनी चाहिए। जैसे आपके आगे आएगा ये यहाँ पे, तो कितनी मिनट होती है एक अंक के लिए? मिनिमम 48 मिनट होती है। यानी समय का बंधन रहता है कि नहीं, आप कम से कम 48 मिनट में एक अंक को क्या कर सकते हो, समाप्त कर सकते हो। तो कहने का मतलब यही है कि उसमें क्या रहता है, समय का बंधन रहता है, यानी इस समय के अकॉर्डिंग हमको नाटक का क्या करना है, मंचन करना है, और इतने अंकों में इसको मंचन करना है, और 1 अंक की अवधि इतनी रहती है। तो वो पहले से क्या रहता है, शेड्यूल तय रहता है। इसीलिए नाटक की विशेषताओं के बारे में बताएं या विशेषताओं के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहली बात यही है कि नाटक में किसका बंधन रहता है, समय का। किसका? समय का बंधन रहता है। यानी समय इसके लिए फिक्स रहता है कि 3 अंकों में और 1 अंक की अवधि 48 मिनट होनी चाहिए। तो यह क्लियर, ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया ना सबके, कि नाटक में क्या होना चाहिए, समय का बंधन होना चाहिए। और किस प्रकार से होता है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब बात करें नेक्स्ट बिंदु की, किसकी? जो आगे नेक्स्ट विशेषता है उसकी, तो कथा भूत या भविष्य से उठाए। यानी जो नाटक है उसकी कथा है, यानी जो कथानक है उसको कहाँ से उठाओ आप, भूत या भविष्य, यानी कहीं से भी उठा लो आप, भूतकाल से उठा लो, यानी जो पहले घटना घटित होगी उसको उठा लो, या कल्पना करके आगे कोई घटना घटित हो गया है, यानी ऐसी घटना घटित हो सकती है, या उस प्रकार से, यानी कि भविष्य से आप क्या कर सकते हो, घटना को उठा सकते हो। यानी घटना या जो कथानक है, यानी जो कथा है वो आपकी जो घटित हो चुका, यानी जो पहले घटित हो चुका वहाँ से, या जो घटित हो सकता है, यानी जिसकी आप कल्पना कर सकते हो। तो दोनों में से कहीं से भी आप क्या कर सकते हो, कथानक या कथा उठा सकते हो। पर मंचन, यानी जो उसका नाटक है, तो नाटक क्या है, मंच के लिए लिखा जाता है, इसका मंचन होना क्या रहता है, अनिवार्य रहता है।
अब मंचन करोगे आप, उसका क्या करोगे, नाटक का अभिनय करोगे पर्दे के ऊपर, स्टेज के ऊपर, तो मंचन कहाँ पे होना चाहिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। किसमें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। कहने का मतलब ये है कि कथा तो आपने भूतकाल या भविष्यकाल या वर्तमान काल कहीं से भी उठा ली, लेकिन उसका जो मंचन कर रहे हो आप वो वर्तमान काल में आपको करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई भी घटना, जैसे मूवी बन गई कोई घटना पे, तो पर्दे पे दिखाओगे आपको, तो पर्दे पे वो क्या साक्षात्कार आपको घटित होती है, ऐसे कैसे दिखेगी, जैसे कि ये घटना क्या अभी वर्तमान में ही घटित हो रही हो। क्या हो रही हो, वर्तमान में ही घटित हो रही हो। इसीलिए नाटक की एक विशेषता ये मानी गई है कि आप कथा कहीं से भी उठा लो, यानी कथानक आप वर्तमान या भविष्य या भूतकाल कहीं से भी ले लो, लेकिन उसका जो घटना है यानी जो का मंचन करोगे आप, वो वर्तमान परिदृश्य को आओ, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए आपको करना है, यानी वर्तमान के हिसाब से मंचन करना पड़ेगा। यानी जैसे अभी मंचन चल रहा हो कोई नाटक का, तो मंचन अभी के हिसाब से चला, यानी अभी मैं देखूँ तो उस घटना साक्षात्कार अभी घटित होते हुए दिखाई जाएगी, यानी वर्तमान में उन घटनाओं को घटित होते हुए दिखाया जाएगा। जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट की घटना हो गई, तो उसको अभी घटित होते हुए दिखाया जाएगा कि वाकई में आपको ऐसा लगेगा कि एक्सीडेंट जो भी हुआ है ये अभी के अभी हुआ है, यानी ऐसा महसूस होगा ना। आप जैसे मूवी देखते हो तो आपको कोई भी उसमें घटना होती है, लड़ाई होती है, तो आपको ऐसा महसूस होता है झगड़ा अभी हो रहा हो, यानी इनके बीच में अभी अभी झगड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से बात करें हम, तो चाहे भूत हो या भविष्य हो, घटना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में घटित होते हुए दिखाई जाती है। तो इसकी एक विशेषता ये हो गई। अब नेक्स्ट विशेषता के बारे में बात करें तो नेक्स्ट बिंदु है कहानी उपन्यास, यानी जो विधायक है ना गद्य की, कहानी देख लो या उपन्यास देख लो, इनकी तरह नाटक को बीच में नहीं रोक सकते। कहने का मतलब ये है कहानी है, कहानी को हम बीच में रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कहानी को बीच में रोक सकते हैं, उपन्यास को बीच में रोक सकते हैं, लेकिन इनकी तरह नाटक को बीच में नहीं रोक सकते। जैसे मान लो नाटक का मंचन हो रहा है तो उसको बीच में थोड़ी रोक सकते हैं, यानी जो पूरा अंक है उसको क्या होगा, आपको मंच में घटित होते हुए दिखाना है। यानी अगर बीच में अगर आप रोक दी तो तारतम्यता क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और जो दर्शकों को जिसने बांध रखा है उस नाटक ने वो क्या हो जाएगा, वो आई कॉन्टेक्ट खत्म हो जाएगा, और फिर वो रुचि कम हो जाएगी, फिर बाद में फिर वो क्या उसको देखना पसंद नहीं करेंगे। जैसे मान लो अपने कोई भी मूवी देखने जाते हैं, तो आप मूवी जैसे मान लो 20 मिनट की देख ली आपने, अब बीच में आप क्या हो 10 मिनट नहीं देखे छोड़ दिया है, बंद हो गई, तो क्या फिर माइंड सेटअप क्या हो जाता है आपका, खराब हो जाता है, यानी फिर माइंड बैठता नहीं है। नहीं, एक बार माइंड सेटअप कर लिया आपने, कोई मूवी चल रही है कोई सिनेमा चल रहा है, तो क्या पूरा देखोगे, यानी आप क्या जिज्ञासा आपकी बढ़ती जाएगी, बार आगे से आगे देखने की क्या हो जाती है, मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती रहती है, तो फिर आप आगे से आगे उत्सुक रहोगे देखने के लिए जब तक स्टोरी कंप्लीट नहीं हो जाती। तो ये रहता है कि वो अगर मान लो नाटक को कहानी और उपन्यास की तरह बीच में नहीं रोक सकते, अगर बीच में रोक दिया तो फिर उसका क्या होगा, वो मन बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगा मामला, यानी जो उसकी जो प्रभाव हो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी उसकी प्रभावता नष्ट हो जाएगी, और नाटक का जो फिर वो जो प्रभाव है, जो मंचनीयता है, वो मंचनीयता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसीलिए देखते वक्त बीच में उसको क्या नहीं कर सकते, नाटक को रोक नहीं सकते। अब आगे नेक्स्ट 4 नंबर की जो विशेषता है उसके बारे में करते हैं बात। तो जो 4 नंबर की विशेषता वो क्या है, नाटक में अंक कितने होते हैं, 3। कितने अंक होते हैं, 3, यानी नाटक में अंक 3 होते हैं, और प्रत्येक अंक की अवधि कितनी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 48 मिनट। यानी नाटक कोई सा भी हो उसमें 3 अंक होते हैं, और उसकी अवधि यानी जो प्रत्येक उसका अंक होता है उसकी अवधि कम से कम 48 मिनट तो होनी ही चाहिए, यानी थोड़ी ज़्यादा हो जाए लेकिन कम से कम 48 मिनट तो क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए क्या, अवधि। इसीलिए नाटक के बारे में एक विशेषता ये आई थी आपके ऊपर कि नाटक में समय का बंधन होना आवश्यक है, यानी ये समय का बंधन हो गया। कौन कैसा कि इसको 3 अंकों में निर्धारित समय के अंदर क्या करना है, इसका मंचन करना है, क्योंकि नाटक मंच के लिए लिखा जाता है और मंचनीयता जो होती है वो क्या निर्धारित समय के लिए होती है, इतने समय में ये अंक चलेगा, इतने समय ये अंक चलेगा, तो समय का क्या रहता है, नाटक में बंधन रहता है। तो ये विशेषता हो गई नाटक की कि नाटक में कितने अंक होते हैं,
3 और एकांकी में कितने थे? 1। यानी एकांकी भी नाटकाई रूप है, लेकिन उसमें अंक रहता था 1। क्या रहता था? 1। यानी छोटा होता है एकांकी, यानी नाटकाई क्या कहलाता है? छोटा रूप कहलाता है। लेकिन वर्तमान में एक वो स्वतंत्र विधा के रूप में क्या हो रहा है? विकसित हो रहा है। यानी स्वतंत्र विधा के रूप में वो अपना क्या छोड़ रहा है? प्रभाव छोड़ रहा है। इसीलिए नाटक वो एकांकी को नाटक का छोटा रूप नहीं कह सकते। यानी नाटक जो भी है उसको एकांकी का क्या नहीं कह सकते? छोटा रूप नहीं कह सकते, क्योंकि वो स्वतंत्र विधा के रूप में हमारे सामने क्या हो रहा है? उपलब्ध हो रहा है, हमारे सामने स्वतंत्र विधा के रूप में प्रकट हो रहा है। यानी एक स्वतंत्र विधा के रूप में उसने अपना एक मुकाम कायम किया है। तो नाटक और एकांकी में क्या हो गए? थोड़ा सा अंतर हो गया। अब आगे नेक्स्ट विशेषता के बारे में बात करें। वाचिक का अर्थ हो जाता है बोले जाने वाला शब्द। यानी आप जो भी बोलोगे वो क्या होगा? वाचिक होगा। वाचिक यानी बोलना, यानी जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो वाचिक शब्द यानी बोले जाने वाला शब्द। यानी आप क्या बोल रहे हो? यानी यानी वाचिक यानी बोले जाने वाला, यानी आप क्या बोलना चाहते हो वो शब्द। कौन सा? बोले जाने वाला शब्द नाटक का शरीर है। यानी नाटक का शरीर क्या कहलाता है? वाचिक शब्द। यानी जो आप बोलोगे वही नाटक का क्या कहलाएगा? शरीर कहलाएगा। क्योंकि नाटक में संवादों की बहुत ही क्या रहती है? इम्पोर्टेंस या महत्ता रहती है। यानी उस बोले जाने वाली उन संवादों को नाटक का शरीर माना जाता है। क्या माना जाता है? नाटक का शरीर। यानी प्रत्येक बोला जाने वाला शब्द नाटक का शरीर कहलाता है, क्योंकि उनके माध्यम से ही नाटक में क्या आती है? रोचकता आती है। यानी संवादों के माध्यम से, जैसे मान लो अभी शरीर कैसे होगा? जैसे मान लो कोई भी घटना, अब जैसे मान लो मैं ही समझा रहा हूँ इसको, यानी एक नाटक ही मान लो नाटक चल रहा है कि जैसे नाटक की विशेषताएं हो गई। अब विशेषताओं को आपने ऐसे पढ़ लिया, यानी बोर्ड पे लिखी हुई आपने पढ़ते हुए क्या कर लिया? नोट कर लिया आपकी कॉपी में। लेकिन जैसे पहली विशेषता हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 ऐसे 11 तक मैंने एक एक पॉइंट को बोला और बोलते हुए समझाया। तो जो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन है, जो बोलने का मेरा क्या है, चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो किसके अनुसार होगा? किसके अनुसार होगा चेहरे का एक्सप्रेशन? है इन विशेषताओं के अकॉर्डिंग मुझे चेहरे का एक्सप्रेशन दिखाना पड़ेगा। तो वो वाचिक शब्द फिर क्या कहलाएगा? यानी शब्द वो नाटक का शरीर कहलाएगा ना। उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? अभिनय करना है। यानी जो संवाद होगी उनके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा? अभिनय करना पड़ेगा। इसीलिए वाचिक शब्द को नाटक का क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। यानी वाचिक शब्द नाटक का शरीर कहलाता है। तो ये कौन से नंबर की विशेषता हो गई? आपके नाटक की 5वें नंबर की विशेषता। अब नेक्स्ट विशेषता जो 6 नंबर पे है उसके बारे में बात करें तो कहानी का हमारी आंखों के सामने घटना। यानी जो कहानी है, यानी जैसे मान लो कोई भी नाटक है। अब नाटक में कोई भी कथानक है, कोई भी स्टोरी ले ली हमने और लेकर हमने एक नाटक लिख दिया है, नाटक का निर्माण कर लिया। अब नाटक सीधी बात है मंच के लिए लिखा जाता है, यानी मंच नहीं था नाटक का अनिवार्य तत्व है। अब नाटक मंच के लिए लिखा जाएगा तो उस कहानी को जो भी कथा होगी उसको मंच पे आप क्या करोगे? घटित होते दिखाना है। तो सीधी बात क्या हो गई? कहानी हमारी आंखों के सामने घटना। तो अब जैसे मान लो अब नाटक है, उसका मंच अनिवार्य है, तो मंच पे आप उसको उस कथा को ऐसे कैसे घटित होते हुए दिखाओगे? तो कहानी हमारी आंखों के सामने क्या होगी? फिर घटेगी। आंखों के सामने घटने से मतलब यह है जैसे कोई भी कथा को लेकर या कोई समस्या को लेकर के नाटक का निर्माण हो गया। अब उस नाटक को हमें मंचन करना है, तो जैसे उसका पहला अंक चल रहा है, अब पहले अंक में जो कथानक है उसकी चर्चा, जो भी पात्र, उनकी पात्रों की भूमिका, सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी भूमिका निभा रहे। अब पर्दे पे उसका मंचन चल रहा है, सामने बैठ के आप दर्शक के रूप में क्या कर रहे हो? देख रहे हो, क्योंकि नाटक एक दृश्य का हुए कहलाता है। तो आप दृश्य यानी उसका दृश्य देख रहे हो, तो वो देखोगे तो कहानी आपकी आंखों के सामने घटित होते हुए चलेगी। क्या होगी? वो कहानी आपके सामने घटित होगी। कैसे घटित होगी? यानी आप एक सिनेमा की तरह सामने बैठ कर के देख रहे हो, पात्र अलग अलग पात्र आएंगे, अपनी अपनी भूमिका के अकॉर्डिंग अपने अपने संवाद क्या करेंगे? वो बोलेंगे। तो आपके सामने वो कहानी क्या होगी? घटित होते हुए चलेगी। इसीलिए कहा गया है, इसकी एक विशेषता मानी गई है
कि कहानी हमारी आंखों के सामने क्या होती है, घटती हुई दिखाई देती है। यानी नाटक में जो भी कहानी है, जो भी कथा है, वो दर्शकों के सामने या हमारे सामने क्या होती है, घटती है। यानी उसको हमारे सामने कहानी को घटता हुआ दिखाया जाता है। यानी जब दृश्य काव्य है तो आप देखोगे तो जैसे जैसे वो कहानी घटती जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी वर्तमान में नहीं, अभी साक्षात अपने सामने ये घटना घटित हो रही हो। कैसे? जैसे मान लो रामायण का कोई पार्ट हो, अब उसमें राम की जो लक्ष्मण का संवाद चल रहा है, तो दोनों एक तो राम का किरदार निभाएगा, एक लक्ष्मण का निभाएगा, तो दोनों के बीच में जो वार्तालाप लग रहा है तो वो देखते हैं, वो पूरी तरह खो जाते हैं उसमें। तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वाकई में राम और लक्ष्मण के क्या चल रहा हो, ये वार्तालाप, यानी अभी अभी कोई वार्ता दोनों के बीच में अभी वार्तालाप क्या हो रहा, चला हमारी आंखों के सामने ही चल रहा हो। तो वो क्या होता है कि वर्तमान प्रेक्ष्य में वो घटना घटित होती हुई आपको दिखाई देती है। तो एक विशेषता ये हो गई कि हम कहानी क्या होती है, हमारी आंखों के सामने घटते हुए दिखाई देती है। क्या होती है? यानी कि जो इसका कथन है कि वो हमारी आंखों के सामने घटता हुआ हमें दिखाई देगा, या हमारी आंखों के सामने इसकी स्टोरी घटेगी। अब बात करें नेक्स्ट विशेषता की, तो शाब्दिक से अधिक व्यंजकत की ओर ले जाने वाला। यानी जो नाटक है, तो नाटक शाब्दिक अर्थ, यानी जो सामान्य अर्थ होता है, यानी शब्द के अकॉर्डिंग जो अर्थ होता है, उसकी बजाय यानी उसके अलावा, यानी शाब्दिक से अधिक व्यंजक अर्थ की ओर ले जाने वाला। यानी जो नाटक होता है वो शाब्दिक अर्थ के अलावा, यानी शाब्दिक अर्थ से अधिक या उससे ज़्यादा मान लो आप, यानी शाब्दिक अर्थ तो जैसे मान लो कोई भी रचना पढ़ोगे तो नॉर्मली अर्थ तो आपको ग्रहण करना ही करना है, लेकिन ये क्या है, उससे अधिक व्यंजक अर्थ की ओर ले जाने वाला होता है। यानी जो नाटक का कथानक होता है वो हमें शाब्दिक अर्थ के अधिक, यानी शाब्दिक अर्थ तो ग्रहण करना ही करना है। यानी कोई रचना पढ़ोगे आप तो उसका सामान्य अर्थ तो आपके समझ में आएगा ही आएगा, लेकिन नाटककार इस प्रकार से नाटक का निर्माण करता है कि वो आपको शाब्दिक अर्थ से कहीं अधिक आपको व्यंजक अर्थ की ओर ले जाने वाला होगा। यानी आपको वो व्यंग्य यानी व्यंजन रूपी अर्थ की ओर, यानी ध्वनि जो होती है ध्वनि काव्य, उसके अकॉर्डिंग या उस अर्थ की ओर ले जाने वाला होता है। यानी ऐसी व्यंग्यात्मक भाषा का या ऐसी व्यंग्यात्मक ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है कि आप उसको पढ़ोगे तो उसका कुछ अलग ही अर्थ होगा, यानी उसका मैसेज वो क्या आपको अलग ही देना चाहता है। जैसे मान लो किसान के ऊपर कोई उपन्यास लिखा गया, तो किसान के ऊपर जो गोदान उपन्यास है, मान लो वही प्रेमचंद का ले लो, तो जो वो उपन्यास है तो मान लो सामान्य समझ में आ गई बातें आपके कि हाँ भाई किसान की लाइफ ऐसी ऐसी होती है, लेकिन उसका व्यंग्यात्मक अर्थ क्या होगा कि वो उसके माध्यम से व्यंग्य करना चाह रहा है समाज के ऊपर, पूंजीवादियों के ऊपर कि आज वर्तमान में किसान की ये हालत हो रही है, वो उस बात के ऊपर व्यंग्य कर रहा है, यानी व्यंजना के माध्यम से हमको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसान की कैसी कंडीशन हो गई है। यानी किसान की ये हालत का जिम्मेदार कौन है, वो उसको हमें वो उस चीज़ को या उस बात को हमें इनडायरेक्टली बताने की क्या करता है, कोशिश करता है। यानी हमको उसका व्यंजक अर्थ, यानी जो व्यंजना शब्द शक्ति पढ़ी थी हमने, उसके आधार पर, यानी जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है, यानी जो व्यंग्य अर्थ लेते हैं हम, जैसे उसमें पढ़ते हैं हम कि राम गधा है, तो वो गधा थोड़ी यानी गधे जैसा मूर्ख है, तो हम व्यंग्य के रूप में अर्थ लेते थे कि गधे जैसा क्या है, वो मूर्ख है। जैसे वो लक्षण शब्द शक्ति होती है ना, उसमें लक्षण के आधार पर, उसी प्रकार यदि शाम हो गई है तो शाम होने का जैसे व्यंग्य के आधार पर अलग अलग कल्पनाओं के आधार पर अर्थ ग्रहण करे। जैसे यानी घर जाने का समय हो गया है, ऑफिस से किसी का ऑफिस से घर जाने का समय हो गया है, किसी का पूजा पाठ करने का समय हो गया है, किसी का खाना खाने का समय हो गया है, किसी का पार्क में घूमने का समय हो गया है। तो क्या व्यंग्य होता है, यानी वो उस अलग व्यंग्य यानी जो सामान्य अर्थ को छोड़ करके उससे कहीं अधिक व्यंग्य अर्थ की ओर यानी व्यंजना रूपी अर्थ की ओर ले जाने वाला होता है। यानी उसमें कुछ हट के हमको क्या देना चाहता है, वो नाटक के माध्यम से मैसेज देना चाहता है, यानी वर्तमान पीढ़ी को मैसेज देना चाहता है कि आज उसी किसान की कैसी हालत हो गई है। तो शाब्दिक अर्थ से अधिक किस अर्थ की ओर ले जाने वाला हो गया है, व्यंजक अर्थ की ओर। कहने का मतलब यही है कि नाटक जो शाब्दिक अर्थ होता है, यानी जो नाटक का सामान्य अर्थ है उससे अधिक, यानी सामान्य अर्थ से अधिक, यानी उससे कहीं अधिक ये किसकी ओर ले जाने वाला होता है, हमें व्यंजक अर्थ की ओर ले जाने वाला है। यानी व्यंजक अर्थ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें होती है। तो कितनी विशेषताएं कंप्लीट हो गई आपके, 7। कितनी हो गई, 7। अब नेक्स्ट जो विशेषता आपके 8वें नंबर की कौन सी,
8वें नंबर की। अब 8वें नंबर की विशेषता के बारे में बात करें तो संवादों का क्रियात्मक, दृश्यात्मक और अनकहा होना। संवाद कैसे हैं? क्रियात्मक, दृश्यात्मक और अनकहा। संवाद, अब संवाद क्या होते हैं? क्या होते हैं संवाद? संवाद होते हैं वार्तालाप। किसको बोलते हैं? वार्तालाप को, यानी एक दूसरे के बीच में जो वार्तालाप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? संवाद बोलते हैं। यानी बातचीत होना एक दूसरे के बीच में, यानी दोनों में क्या बातचीत हो रही है उसी को हम क्या कहेंगे? संवाद कहेंगे। तो वो संवाद कैसे होने चाहिए? क्रियात्मक। कैसे होने चाहिए? यानी क्रियात्मक, यानी सक्रिय होने चाहिए। दृश्यात्मक, यानी दृश्य काव्य तो दृश्यात्मक तो होने ही होने चाहिए। और अनकहा होना, यानी अनकहा यानी सब टेक्स्ट पद्धति आती है, सब स्टेटस, यानी सब टेक्स्ट जो पद्धति होती है उसमें क्या होता है? नाटक में सब टेक्स्ट पद्धति का क्या होता है? प्रयोग होता है। तो पद्धति क्या होती है? उस पद्धति में क्या होता है? कुछ अनकहा छोड़ना होता है। क्या? बीच बीच में कुछ अनकहा छोड़ दो, तो यानी वो देखने वाला अपने आप ही क्या हो जाए? समझ जाए। तो कुछ अनकहा छोड़ते हैं उसे सब टेक्स्ट पद्धति कहते हैं। तो संवाद कैसे होने चाहिए? क्रियात्मक, यानी सक्रिय होने चाहिए, यानी क्रिया का संचार उनमें होना चाहिए, यानी आपको सजीव लगने चाहिए, क्रियात्मक लगने चाहिए। ये नहीं कि आप निर्जीव संवाद है, उनका कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा। और दृश्यात्मक का मतलब यानी दृश्य होने चाहिए। जैसे मान लो नाटक दृश्यात्मक काव्य हो गया, तो सीधी बात है संवाद भी कैसे होंगे? दृश्यात्मक होंगे। कैसे होंगे? दृश्यात्मक। अब कैसे होंगे दृश्यात्मक? जैसे मान लो नाटक है, अब उसमें दो पात्रों के बीच में संवाद चल रहा है, तो उन संवादों को आप दृश्य के रूप में देखोगे कि इन बीच में क्या क्या बातचीत हो रही है। तो ऐसे संवाद क्या होंगे? वो क्रिया भी दिखेगी आपको, क्रियात्मकता दिखेगी, उन बीच में क्या क्रिया हो रही है। यानी एक आप ऐसे थोड़ी बोलोगे संवाद बोल दिया, ऐसे होकर तटस्थ होकर के। यानी बोलते वक्त क्या होता है? हाथों का एक्सप्रेशन, अपने चेहरे का एक्सप्रेशन, जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो, यानी सारी बॉडी का, सारी शरीर का जो एक्सप्रेशन होता है अपना बातचीत करने का, वो हमारे ऊपर क्या होता है? नजर आता है। यानी शरीर क्या होगा? क्रियाशील नजर आएगा आपको, क्रियात्मक नजर आएगा। ऐसे में आप जड़ बुद्धि हो गए और बोले जा रहे हो, तो उसमें क्या फिर आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप क्या होगे? वो प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो संवाद कैसे होने चाहिए? क्रियात्मक होने चाहिए, यानी आप बोलो तो एक क्या होनी चाहिए? क्रिया होनी चाहिए। यानी आप उसमें यानी एक तरह से आप हरकत करते हुए क्या करो? उसको बोलो। और दृश्यात्मक होने चाहिए संवाद कैसे? यानी संवाद बातचीत होती रहेगी, तो एक दृश्य काव्य हो गए तो आप दृश्य के माध्यम से उनको क्या करते रहोगे? देखते रहोगे। और अनकहा होना, यानी कुछ बीच में कभी कभी अनकहा छोड़ देते हैं, यानी बीच कहते कहते कुछ बात को अनकहा छोड़ देना, तो वो आगे वाला अपने आप ही क्या होता है? व्यंग्य के रूप में उसको बात को समझ जाता है। यानी कभी कभी अनकहा छोड़ देते हैं, तो ये पद्धति का भी क्या होता है? इस पद्धति का भी नाटकों में इस्तेमाल होता है, यानी नाटकों में इस पद्धति का भी भरपूर रूप से प्रयोग किया जा रहा है। तो संवादों की क्या विशेषता होगी? क्रियात्मक, दृश्यात्मक और अनकहा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्रियात्मक होना चाहिए, दृश्यात्मक होने चाहिए और कुछ अनकहा भी उनके अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने पूरी की पूरी बात एक सपाट एक ही तरीके से कह दी हो, यानी बीच बीच में कुछ बातें छोड़ते हुए भी कहना चाहिए, यानी कुछ अनकहा भी छोड़ना चाहिए, जिसका वो अपनी कल्पना के आधार पर ही क्या लगाए? अर्थ लगाए। अपनी कल्पना के आधार पर ही उन संवादों को क्या करे? ग्रहण करे। अब नेक्स्ट विशेषता की हम बात करें आगे, जितनी नकारात्मक तत्वों की उपस्थिति होगी नाटक उतना ही क्या होगा? सफल होगा। यानी कोई भी नाटक देख लो, जैसे नाटक के जो मान लो आप एक दायरा बना दिया कि इन बिंदुओं को लेकर के या इन ऐसे मुद्दों को लेकर के आप नाटक लिखोगे, या इसके अकॉर्डिंग आपको, यानी कोई एक बायोडाटा तैयार कर दिया भाई, इनके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? नाटक का निर्माण करना है। अगर उस नियम को फॉलो करे तो क्या होगा? नाटक सफल नहीं होगा। अगर उस नियम के हिसाब से चलते हैं तो नाटक इतनी सफलता नहीं प्राप्त करेगा। उसमें उल्टा ही है, यानी जितने नकारात्मक तत्व होंगे, यानी जितने आप नकारात्मक तत्वों की उपस्थिति दोगे या जितने नकारात्मक तत्वों का उसमें प्रयोग करोगे, वो नाटक उतना ही क्या होगा? सफल होगा। यानी जैसे आप सकारात्मक तत्वों को लेकर के कोई नाटक लिख रहे हो, क्या कर रहे हो? सकारात्मक तत्वों को लेकर के आपने नाटक का निर्माण किया। अगर उसी के विपरीत आप क्या करो? नकारात्मक, क्या? नकारात्मक तत्वों को उठाओ और उसके ऊपर क्या करो? नाटक लिखो। तो दोनों में से जो नकारात्मक तत्वों वाला जो नाटक है वो क्या होगा? ज़्यादा सफल होगा। क्यों होगा? जैसे पहले तो नकारात्मक तत्व देखो आप कौन कौन से? असंतुष्टि, यानी जिससे आप संतुष्ट
नहीं हो, यानी आप संतुष्ट नहीं हो, यानी हम जब किसी से संतुष्ट नहीं हो तो हमारे बीच में जैसे कोई बात मेरे से कोई कह रहा है मैं उससे संतुष्टि नहीं होती, मैं मेरी असंतुष्टि मैंने क्या कर दी, जाहिर कर दी कि मैं इस बात से संतुष्ट या सहमत नहीं हूँ। छटपटाहट, जो छटपटाहट रहती है ना अपने बीच, यानी चंचलाहट जो मन में या शरीर पे रहती है वो। प्रतिरोध, यानी आप प्रतिरोध करो, किसी का विरोध करो, क्या करो, किसी दूसरे का विरोध करो। और एक अस्वीकार, यानी किसी बात को आप क्या कर दो, अस्वीकार कर दो, यानी नकार दो, नकारना। तो ये क्या हो गए, नकारात्मक तत्व हो गए, क्या हो गए, नकारात्मक। अब बात करें सकारात्मक तत्वों की, आप सही सही बातें करोगे तो सही बातों का प्रभाव इतना नहीं छूटता जितनी नकारात्मक बातों का छूटता है। जैसे मान लो कोई भी सकारात्मक बात हो गई, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें हैं ये, और तो अच्छी बातें तो कोई मालूम आए भाई अच्छा है। अगर कोई नकारात्मक बात होगी, मान लो अगर आप असंतुष्टि की बात करोगे, यहाँ कोई नकारात्मक बात को दिखाओगे, हाँ भाई उसने ऐसे नकारात्मक बात की, और जैसे नकारात्मक का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो किसान है, अब किसान की अच्छाई हो क्या, जिसमें पहले से थोड़ी सी अच्छी चीज़ है उसके लिए, अब उन अच्छी चीज़ों को आप दिखाओगे अपने नाटक के माध्यम से, तो क्या कोई वो प्रसिद्ध होगा क्या, वो बात है वो कभी भी प्रसिद्ध नहीं होगी। अगर आप किसान की नकारात्मक बातों को दिखाओगे, उसके जीवन में भाई ये नकारात्मक चल रहा है, उसके साथ ये समस्याएं हो रही है, तो उन चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ेगा, दर्शकों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, उनको क्या होगी, उनके प्रति नॉलेज बढ़ेगी, आगे वाकई में किसान की कैसी दयनीय स्थिति रहती है। तो ये बातें होती है क्या कि नकारात्मक तत्व, यानी ये शर्त एक ये मतलब क्या वो बढ़ गई, धारणाएं बन गई आज एक, यानी वर्तमान में धारणाएं बन गई कि जितने अधिक नकारात्मक तत्वों के नाटक में क्या होगी, वो प्रस्तुति होगी, यानी जितने अधिक नकारात्मक तत्वों को नाटक में अपनाया जाएगा उतना ही अधिक नाटक को क्या होगा, सफल होगा, और जितने अधिक आप सकारात्मक तत्वों को अपनाओगे तो नाटक उतना ही असफल होगा, यानी उतनी प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं करेगा जितने नकारात्मक तत्वों को लेकर के ही हो रहा है आज। इसलिए आज कहा जाता है कि नाटक क्या हो गया, उस नियमों का क्या हो गया, विपरीत हो गया, यानी नाटक अपने नियमों के विपरीत चल रहा है, यानी जिसमें जितनी नकारात्मक तत्वों की उपस्थिति होगी वो नाटक उतना ही असफल नाटक है, और यानी सफल नाटकों की श्रेणियों में आ गया है, यानी वो सफल नाटक कहलाने लगा है, यानी वो उसने ज़्यादा सफलता प्राप्त की है। इसीलिए नाटक में नकारात्मक तत्वों का क्या होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए, तभी जाकर के नाटक क्या होगा, सफल होगा। आगे नेक्स्ट बिंदु की बात करें हमें, तो संवादों के माध्यम से चरित्र का विकास। अब संवादों की बात पहले हुई थी आपके, कहाँ पे, यहाँ पे। संवाद किसे कहते हैं, वही वार्तालाप होता है, यानी दो पात्रों के बीच में जो आपसी बातचीत होती है वही क्या कहलाते हैं, संवाद कहलाते हैं। अब संवादों के माध्यम से चरित्र का क्या होगा, विकास होगा। अब चरित्र है उसका विकास कैसे होगा, संवादों के माध्यम से बताओ आप मेरे को, कि जैसे संवाद हो गया यानी बातचीत से चरित्र का विकास कैसे होगा, यानी कोई व्यक्ति है तो उसका चरित्र का विकास कैसे होगा, बात करने से। बता सकते हो आप कि बातचीत के माध्यम से किसी व्यक्ति का चरित्र का विकास कैसे हो सकता है क्या मालूम किसी को, नहीं है? तो ध्यान से सुनो कि कैसे विकास होगा संवादों के माध्यम से किसी व्यक्ति के चरित्र का। तो जैसे मान लो बातचीत कर रहे हैं, जैसे आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, अब मिलोगे तो सीधी बात है आप ऐसे ठूठ बन के थोड़ी खड़े रहोगे, यानी दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो वार्तालाप होगा, यानी कुछ ना कुछ आदान प्रदान संवाद होगा। तो आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हो, फर्स्ट बार मिले आप तो उससे बातचीत हो रही, फिर सेकंड बार मिले, फिर थर्ड बार मिले, तो ऐसे आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है। तो आप दोनों के बीच में जो बात होगी तो उस बात से आइडिया लग जाएगा आपको कि इस व्यक्ति का मानस किस प्रकार का है, इसकी सोच कैसी है। तो अगर आप उसको बातचीत करने से उसका क्या हो जाएगा, आपको पूरा मालूम हो जाएगा इस प्रकार का व्यक्ति है, इसका चरित्र इस प्रकार का है। यानी व्यक्ति अपने चरित्र के अकॉर्डिंग क्या करता है, बातचीत करता है, यानी जिसका जैसा चरित्र होगा वो वैसी बात करेगा, यानी जैसा व्यक्ति है यानी वो उसी प्रकार की बात करेगा। अगर मान लो कोई नकारात्मक व्यक्ति है तो उस नकारात्मक बातें ही ज़्यादा करेगा, अगर कोई सकारात्मक व्यक्ति है तो सकारात्मक बातें ही ज़्यादा करेगा। तो ये बात यहाँ से क्लियर होती है कि संवादों के माध्यम से यानी बातचीत के माध्यम से भी हम किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बातचीत के माध्यम से चरित्र का विकास होता है, यानी आप जैसे अच्छी अच्छी बात करोगे आपके चरित्र का विकास भी क्या होगा, अच्छे से होता जाएगा। यानी अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छी अच्छी बातें लोगों से ग्रहण करो तो आपके चरित्र का क्या होगा, विकास होता है। यानी बात करने से व्यक्ति के चरित्र का विकास धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता रहता है। अगर आप गलत बातों को अपनाओगे तो आपका चरित्र का विकास नहीं होगा, अच्छी बातों को अपनाओगे तो आपका चरित्र का विकास पूरी तरह से होगा और आप अच्छी दिशा की ओर अग्रसर होगे।
तो क्लियर संवादों के माध्यम से किस प्रकार व्यक्ति के चरित्र का विकास होता है। अब लास्ट विशेषता की बात करें हमें तो प्रतिरोधात्मक, यानी जो प्रतिरोधी विचार होते हैं, यानी प्रतिरोध यानी किसी का आप क्या करो, विरोध करो दूसरे का। तो प्रतिरोधात्मक विरोधी विचार, कौन से विचार? प्रतिरोधात्मक किसी दूसरे के विरोधी विचारधाराओं के संवाद के लिए नायक प्रतिनायक। अब प्रतिरोधी संवाद हो गए तो वो किसके बीच में हो गए, यानी मैं किसी की बुराई करूं और वो बुराई करे, तो मैं किसी की बुराई करूं तो वो भी मेरी करेगा, तो यानी नायक और प्रतिनायक के बीच में क्या होगा, ये संवाद हो गए। यानी जो प्रतिरोधात्मक संवाद होते हैं वो किनके बीच में होते हैं, नायक प्रतिनायक। कोई सा भी कथानक हो उसमें एक तो नायक होता है और एक खलनायक यानी प्रतिनायक होता है। दोनों के बीच में क्या होगा, किसी मुद्दों को लेकर के बातचीत जो भी होगी वो क्या होगी, प्रतिरोधी विचार होंगे, वो उसके विचारों का विरोध करेगा, सामने वाला उसके विचारों का क्या करेगा, विरोध करेगा। यानी दोनों के विचारों में क्या होगा, टकराव होगा। क्या होगा, दोनों के विचारों में टकराव होगा, यानी दोनों के विचारों में प्रतिरोध उत्पन्न होगा। क्या होगा, प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो ये नाटक की विशेषताएं, जो भी 10-11 विशेषताएं थी वो मैंने आपको अच्छे से समझा दी, और इनको ऐसे कैसे आपको क्या अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना है। यानी जैसे जैसे आपकी क्लास लगे उसको क्लास को आप नोट करते हुए चलो तो आपके नोट्स हाथों हाथ तैयार हो जाएंगे। फिर आपको एग्जाम में ज़्यादा वीडियो बार बार देखने की आवश्यकता नहीं होगी, और आप आराम से, अगर आपके फ़ोन में रिचार्ज भी नहीं तो आप आराम से घर बैठ के नोट्सों के माध्यम से बिल्कुल आसानी से अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये नाटक की विशेषताएं कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट जो भी आपके आगे नाटक के बारे में है उसकी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो नाटक की विशेषताएं कौन कौन सी हो गई, समय का बंधन हो गया, कथा चाहे भूत जो हो, भविष्य वर्तमान से हो, लेकिन उसका मंचन कब होना चाहिए, वर्तमान में। कहानी उपन्यास सभी में अब रोक सकते हो बीच में, लेकिन नाटक को नहीं रोक सकते। नाटक में 3 अंक होते हैं, कितने, 3, और अंक की अवधि कितनी होती है, 48 मिनट। बोले जाने वाला शब्द नाटक का शरीर कहलाता है। कहानी हमारी आंखों के सामने घटती है, शाब्दिक से अधिक क्या व्यंजक अर्थ की ओर ले जाने वाला ये होता है। संवादों का क्रियात्मक और दृश्यात्मक ज्ञान कहा होना, यानी सब संवाद कैसे होते हैं, क्रियात्मक, दृश्यात्मक और अनकहे। जितने नकारात्मक तत्व होंगे उतना ही नाटक सफल होगा। संवाद के माध्यम से चरित्र का विकास होता है, एक विशेषता ये हो गई। और प्रतिरोधी विचार किनके बीच होते हैं, नायक और प्रतिनायक के बीच में। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।